ओके, सो अपन शुरू करते हैं। ये भी देख लें भाई, माइक भी सही है? हाँ, माइक भी सही है। ओके, सो आपकी क्लास 12th की अपन आज अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अपने चर्चा, एक बेसिक चर्चा ये कर रखी है अभी तक कि हमारी 3 बुक्स हैं। पार्ट 1 हमारा अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप है, पार्ट 2 हमारी, ये आपको 2-3 कैंडिडेट्स आप लोग नहीं थे तो आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। पार्ट 1 आपको पार्टनरशिप है, 35 मार्क्स का आएगा, जिसको पढ़ने में हमें मोर देन 50% टाइम लगेगा आपका ड्यूरेशन। दैट मीन्स लगभग 4 महीने हमारा पार्टनरशिप में ही जाएगा। पार्टनरशिप के कई सारे चैप्टर्स है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब पार्टनरशिप चालू कैसे होती है और बंद कैसे होती है, खाते खोलना भी सीखेंगे, खाते बंद करना भी सीखेंगे। ये सारी चीजें अपने को पार्टनरशिप में सीखनी है, जो अपने आपके एग्जाम में 80 में से 35 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग ये भी करना चाहता हूँ आपको। आपका ये तो क्लियर ही है कि भाई टोटल पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और आपका 80 मार्क्स की थ्योरी होगी। ठीक है, इस थ्योरी में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड ब्रेकअप करना चाहता हूँ, 1 2 3। 1 2 3 की बजाय मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, ये पार्टनरशिप हो गया, दूसरा कंपनी हो गया, तीसरा हो गया EFS, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका नंबरिंग 35 मार्क्स रहेगा, इसका 25 रहेगा, इसका 20 रहेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ने में लगभग 4 महीने हम लेंगे, इसको पढ़ने में लगभग 1.5 मंथ्स हम लेंगे, इसको पढ़ने में लगभग 1 मंथ लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बताइए सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? पार्टनरशिप ले रहा है, और उसका नंबर कितना है? तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन से पार्ट का है? एग्जैक्टली, सबसे बड़ा वेटेज आपका कंपनीज का है। लोग इसको अलग समझते हैं, इसको अलग समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कंपनी ही है, कंपनी की जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ये भी कंपनी का ही एनालिसिस है। ठीक है, जिसमें आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आपने बचपन में प्रोप्राइटरशिप की बनाई है, तो उसमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, और कंपनी की बैलेंस शीट बना के एक शेड्यूल फॉर्मेट रहेगा, शेड्यूल 3 रहेगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, वो हम सीखेंगे। और फिर कंपनी को एनालाइज कैसे करें, मान लो टाटा की कंपनी को मुझे मारुति की सुजुकी से कंपेयर करना है, तो किन एंगल्स पे कैसे कैसे कंपेयर करूँ, वो चर्चा होगी। इसके बाद अपन बात करें तो ये टोटल मिला के ये कितने नंबर का हो गया आपका? 45 मार्क्स का हो गया। तो मतलब 45 मार्क्स का आपका कंपनीज है और आपका 35 मार्क्स का पार्टनरशिप है। लेकिन ये भी गलत है, ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स की जो आपकी प्रैक्टिकल है वो इसी बुक में से है। मतलब ये बुक जो आप 1 महीना पढ़ोगे, ये वाली बुक जो आप 1 महीना पढ़ोगे, ये 1 महीने में कितने मार्क्स का वजन दे रहा है? 40 मार्क्स का वजन दे रहा है, 20 का थ्योरी में और 40 का प्रैक्टिकल में। तो वेटेज वाइज देखे तो ये पार्टनरशिप से भी ज्यादा वेटेज आपको दे रहा है। वो अलग बात है कि इसको पढ़ने में टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो जब भी हम कभी रिवाइज करते हैं या नंबर्स को कैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैं इसको सबसे पहले अटैक करता हूं। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई में मेरे पास 40 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बेचारा 4 महीने मजदूरी करूंगा, तब जाके मुझे 35 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बट यस, जो मजा आएगा आपको अकाउंट्स की, हायर अकाउंट्स है, वो पार्टनरशिप भी जाएगा। जो मजा आएगा आपको, और पार्टनरशिप इसलिए भी चालू करेंगे कि अभी तक आप 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप सीखे हो, तो उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है 2 ओनर्स, वो आप कहाँ आएगा? वो आपका पार्टनरशिप में ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अपना इस तरीके से ही 100 नंबर का पेपर बन गया। पार्टनरशिप 35 नंबर, कंपनी जिसमें हम शेयर्स, बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स की बातें करेंगे, उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे, वो आपका कहाँ आएगा? कंपनीज में आएगा। और तीसरी बुक जो आपकी, अभी आपको ये वाली बुक नहीं मिली होगी, आपने बाजार से ली होगी, तो ये मिल गई होगी, ये मिल गई होगी, तीनों मिल गई, बहुत बढ़िया। तीनों मिल गई है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं अपन अकाउंटिंग में। अब जो है पार्टनरशिप की मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चाएं चालू करी थी, मैं वो चर्चा एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने बात किया था अकाउंट्स में, हम अगर 12th में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे 11th में मैंने बोला था आप केवल अकाउंट्स पढ़ते हो, लेकिन 12th में आप अकाउंट्स प्लस लॉ पढ़ते हो। तो कौन से लॉ की बात कर रहा हूं? अभी मैं पार्टनरशिप शुरू कर रहा हूं, तो मैं कौन से लॉ की बात कर रहा हूं? मैं लॉ की बात कर रहा हूं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वर्ड में, नाम में इंडियन क्यों लगा है, उसका लॉजिक मैंने आपको दिया था। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसलिए क्योंकि भाई 32 में पास हुआ था। ठीक है, और इंडियन वर्ड इसलिए क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हमारा भारत देश
गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो हमारी पार्लियामेंट एक्टिव मोड में नहीं आती है। तो 1932 में जो लॉ पास हुआ था वो हमारे लिए किसने पास किया था? ब्रिटिशर्स ने पास किया था। ब्रिटिशर्स लॉ हमारे लिए भी बनाते थे, अपने लिए भी बनाते थे। तो जो पर्टिकुलरली हमारे लिए बनाते थे तो वर्ड इंडियन मेंशन कर देते थे। और अगर कोई 1947 या 1950 से पुराना कोई लॉ है जो हमारे लिए एप्लीकेबल है लेकिन जिसपे इंडियन वर्ड नहीं लिखा है, तो उससे ये समझ में आता है कि वो लॉ उनके लिए भी था और वो लॉ हमारे लिए भी है। बात क्लियर है? इतनी क्लियर है? ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसमें इंडियन वर्ड नहीं था, वो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे। तो वो इंडियन नहीं था क्योंकि वो एज इट इज उनके लिए भी लागू था, ब्रिटिशर्स के लिए, और एज इट इज हमारे लिए भी लागू था। अभी मैं बात करता हूँ अपनी पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, इतने में आपको कुछ पूछना है जो इतनी थोड़ी बहुत चर्चा करी हमने? सुयश, आदित्य, ठीक। तो अभी दोबारा मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज कर दूं, हमारे को जो लॉ पढ़ना है पार्टनरशिप में वो पढ़ना है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 100% लॉ नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना हमारे अकाउंटिंग में हमको यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट तो अकाउंटिंग ही है, लेकिन अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे आज ही मैं सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को बता रहा था कि भाई 11th में जब आपने अकाउंट्स पढ़ी थी, आप भी 11th तो पास आउट ही है तो आप समझेंगे, जब हम 11th में अकाउंट्स पढ़ते थे तो मैं आपको बस सीधे बोलता था ऐसा ऐसा होता है और अकाउंटिंग करो। 12th में आके मैं बोल रहा हूं ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है, उसके पीछे ये लॉ है। तो समझ में आ रही है? सीए फाउंडेशन में जब आप आएंगे, सीए फाउंडेशन एक तरीके से 11th-12th का मिश्रण है, काफी हद तक वो 11th-12th का मिश्रण है। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, लेकिन वहां पे भी जो बात की गई है मोटा मोटा यही की है, अकाउंट्स प्लस लॉ और कुछ बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक वेरी फ्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये आपको एज अकाउंट स्टूडेंट पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टूडेंट के तौर पे आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक स्टैंडर्ड्स है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। ठीक है, वो क्यों बनाया है? क्योंकि भाई हमारी आईसीआई द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कैसे होगी वो कौन बताएगा? आईसीआई बताएगा। और आईसीआई कैसे बताएगा? आपको फोन लगा के तो बताएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। हमारे लिए एप्लीकेबल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के AS29 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इसमें 6 और 8 कट हो चुका है। तो 29 नंबर है, लेकिन बीच में 2 गायब है, तो कितने रह गए? 27। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो है 27। ये अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डीप में आपका पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में आप अकाउंट्स भी पढ़ेंगे, लॉ भी पढ़ेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं 100 नंबर का जो, वहां तो प्रैक्टिकल जैसा कोई सीन नहीं है, 100 नंबर का जो आपका सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स का पेपर है उसमें 65 नंबर का वेटेज तो अकेला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, जैसे आपकी क्लास बड़ी होती चली जा रही है, हम आपको अकाउंट्स तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस वहां ज्यादा है कि वो अकाउंटिंग हो रही है तो वैसी ही क्यों हो रही है। कहीं लॉ ने बोला है, जैसे अभी आपने 11th में जीएसटी वाली एंट्रीज पढ़ी थी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो मैंने आपको बताया था परचेज करते तो परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट और टू पार्टी या टू बैंक, और सेल करते हैं तो पार्टी डेबिट या बैंक डेबिट, मतलब पार्टी बोलो कस्टमर बोलो, बैंक या बैंक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट है तो आउटपुट आईजीएसटी। ये बात आप अकाउंटिंग में कर रहे थे, ये एंट्रीज भी सही है, लेकिन ये अकाउंटिंग ऐसी ही क्यों हो रही है? पॉइंट मेरा वो है, अभी तक तो आप चुन्नू मुन्नू थे, तो आपने कहा सर ऐसा होता है, ओके सर ऐसा होता है, ओके, और काफी हद तक आपको ये भी लग रहा था आप लॉजिकल पढ़ाई कर रहे हो जो आपने करी है। लेकिन अब मैंने ये सवाल पूछा तो लग रहा है यार लॉजिक तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसे ही क्यों करते थे। सही है, गलत नहीं सीखा आपने, सही सीखा, ऐसे ही क्यों करते थे? क्योंकि उसके पीछे आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 का कानून है। ठीक है, तो यहां पे पार्टनरशिप लग रहा है तो मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। ये पूरा बताने का पर्पस इतना है, आपको सीजीएसटी एग्जाम में नहीं आने वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, बस आपको बताने का पर्पस ये है कि भाई दुनिया कितनी बड़ी है अकाउंट्स की, वो आप समझो। अभी मोर टू गो है,
सीए फाउंडेशन में या सीए फाउंडेशन भी चले जाइए, हालांकि सीए अकाउंटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं सीए से बेटर किस पढ़ाई में बोलूं जिसके नाम में अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट। तो अकाउंट्स की जानकारी में अगर कोई परफेक्ट होगा तो मैं तो सीए को ही बोलूंगा। और हम में भी लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बोलते हैं, लार्जेस्ट टैक्स कंसल्टेंट बॉडी नहीं बोल रहे, हमें लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बोल रहे हैं। और कहीं भारत के कानूनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला ही नहीं गया, अकाउंटेंट बोला गया। और फिर डिस्क्रिप्शन में वो देते हैं एन अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो भाई तो वहां क्यों नहीं बोला, ऊपर ही बोलते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो इसलिए क्योंकि पहले वो समझते थे यार अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, उनको थोड़ी मानता है बीकॉम कर करके लोग भी अपने आप अकाउंटेंट बोलने लग जाते हैं। या जो 4 महीने 2 महीने किसी सीए के ऑफिस में थोड़ी बहुत सेल परचेस की एंट्री सीख जाता, टैली में चढ़ा रहा, वो बोलता मैं भी अकाउंटेंट हूं। तो उन्होंने अपने आप को क्लेरिफाई किया, क्योंकि हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है बीच में चल के बोला अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा, तो बीकॉम वाला बंदा आ गया मैं कर दूंगा ऑडिट। तो भाई तेरे को बोला किसने, वो लिखा तो अकाउंटेंट, आई एम एन अकाउंटेंट। फिर ने बोला रुको, एन अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। नहीं तो कोई सी आ जाए मैं जॉब कर रहा हूँ, डेलॉइट में जॉब कर रहा हूँ, मेरे को इतना का पैकेज है, मैं चलो टाइम पास के लिए ऑडिट भी करूंगा। भाई प्रैक्टिसिंग सीए चाहिए, मतलब जो उस काम में इन्वॉल्व है। आपको अगर इलाज कराना है तो आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास जाओगे या रिटायरिंग डॉक्टर के पास जाओगे? अच्छा, रिटायरिंग डॉक्टर बोले आपने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? बोले मैं परफेक्ट हो गया इसलिए प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अब मैं रिटायर हो गया, मैं सब सीख गया। ऐसा तो होता ही नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल, एडवोकेट ले लो, सीए ले लो, आपका मेडिकल प्रोफेशन ले लो, प्रैक्टिस ही चलती रहती है लाइफ लॉन्ग। 90 इयर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट, 90 इयर्स का डॉक्टर भी यही बोलेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि नई नई बीमारी आती जा रही है, पता ही नहीं है कब क्या आ जाए। कोरोना किसने एक्सपेक्ट किया था? अभी युद्ध चल रहा है, भगवान ना करे न्यूक्लियर वॉर चालू हो जाए, तो भाई उस वक्त भी इलाज तो देना पड़ेगा। हो सकता है मेडिकल प्रोफेशन उस और काम कर रहा हो साइलेंटली। हमें अभी तक लगता है कि न्यूक्लियर अटैक से लोग 1 मिनट में 1 सेकंड में भस्म हो जाएगी। क्या पता वो कोई ऐसी केमिकल लेयर चालू कर रहे हो जिससे अपने न्यूक्लियर अटैक से भी बचा जाए। जब एक तरफ वॉर, आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, वॉर एंड पीस एंड वॉर गुड्स, जब एक तरफ वॉर वाले गुड्स बन रहे हैं तो एक तरफ पीस वाले गुड्स पे भी तो काम चल रहा होगा। हो सकता है, who never knows, हो सकता है 100 साल 200 साल बाद न्यूक्लियर वॉर चल रहा हो और नॉर्मल समझ रहा हो, जैसे हम दिवाली में लाल बम फोड़ते हैं। हाँ मजा आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है भैया। पहले आप इमेजिन कर सकते थे एक देश दूसरी देश में मिसाइल छोड़ रहा है और दूसरी कंट्री एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से उसको हवा में अटैक कर रही है, खत्म। ऐसा तो मैंने महाभारत में देखा था कि एक ने तीर मारा, दूसरे ने मारा, वो करके फुस, देखा था महाभारत में। तो मैं सोचता था यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट जाके कैसे टकराते हैं, वो भी यही जाके टकराता है, वो भी यही जाके टकरा, क्यों नहीं कि वो नीचे निकल जाए ऊपर से निकल जाए, मतलब टक्कर ही होती थी। और कितना बढ़िया बढ़िया दिखाते थे महाभारत में, एक ने आग वाला तीर छोड़ा तो दूसरा पानी वाला छोड़ रहा है। तो भाई उस वक्त अपन शायद उस सीरियल को देख के हंस रहे हो, लेकिन साइंस है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र भी एक अस्त्र है, उसी के नाम पे तो हमारी इंडिया की मिसाइल ब्रह्मोस का नाम रखा गया था, मालूम है आपको? ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो ब्रह्मास्त्र से नाम पड़ा उसका। हम ब्रह्मोस बोलते हैं, वो इंडिया और रशियन गवर्नमेंट का आपस में कोई जॉइंट वेंचर टाइप कुछ है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि क्या है, मतलब इंडिया और रशिया ने मिलकर काम किया उसमें। तो इंडियंस उसको ब्रह्मोस बोलते हैं, रशियंस थोड़ी ब्रह्मोस बोलते हैं, तो अपनी भाषा में कुछ और बोलते हो। जैसे हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा है तो हम गुड्डू बोलते हैं, अमेरिका थोड़ी गुड्डू बुलाते होंगे अपने बच्चे को, कुछ और बुलाते होंगे। ठीक है, चलिए अपन वापस आ जाते हैं इंडियन पार्टिसिपेंट। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करता था। जैसे जैसे आप अकाउंट्स की दुनिया में आगे बढ़ोगे, लेट्स से एक सीए कॉमर्स 11th लेके ही सीए की ओर बढ़ता है जनरली, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि लोग अदर प्रोफेशन से भी आके फाउंडेशन क्लियर कर जाते हैं, अदर स्ट्रीम से आके, बट मैं एक जनरल जो जिसको सीए करना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 11th में कॉमर्स की और फिर सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हुए फाइनल तक जाओ, ठीक है। अब 11th में आपके सब्जेक्ट का नाम क्या था? आपकी सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स, बुक पे क्या लगा है? बुक पे क्या लगा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो अकाउंट्स का पार्ट है। एग्जाम आपका अकाउंट्स के नाम से आएगा, लेकिन पर्पसली आपको सिखाया क्या जा रहा है? बुक कीपिंग सिखाया जा रहा है, बुक्स कैसे मेंटेन की जाती है।
12th में क्या सिखाया जा रहा है? पार्टनरशिप की किताब में पढ़ो, क्या नाम लिखा है? और पार्टनरशिप फर्म्स। अभी भी आप याद करो 11th में पहला चैप्टर डेफिनेशंस होती थी, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। और हम बोलते हैं सबसे बड़े पापा अकाउंटेंसी है, ये सब उनके भाई है या छोटे बच्चे हैं। जैसे एक पीएस साबुन की ऐड आती थी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। मुझे भी तब से ही याद हुआ है, मुझे भी याद नहीं था कौन किसका पापा है। तो वैसे बुक कीपिंग का पापा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अभी अपन अकाउंटिंग पे पहुंचे ही नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग में आएंगे, लेकिन बुक कीपिंग से हमारा ट्रांजिशनल फेज चल रहा है टुवर्ड्स अकाउंट। पूरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, अपन उसमें फेजेस पढ़ रहे हैं। जब आप सीए फाउंडेशन में आ जाओगे तो आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। मैं बुक कीपिंग नहीं बोला। और सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में आओ तो आपके सब्जेक्ट का नाम है एडवांस अकाउंट्स। है सब अकाउंट्स ही, लेकिन क्या नाम है? एडवांस अकाउंट्स। अब आप एडवांस दुनिया में आ गए। अब आपको नहीं सिखाएंगे अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द क्रेडिट, फालतू चीज नहीं सिखाएंगे आप। अच्छा, अब आप इमेजिन करो एक 10th से 11th में क्या हुआ बच्चा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी मैं ही गलत बोल दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। वो बेचारा याद कर रहा है। अब हमको क्या लगता है कि हमने अपनी 11th क्लास ये बोल बोल के निकाली है, लेकिन जरूरी था। अब अपन कहां आ गए? 12th में आ गए, और बाकी चर्चा में अपन सी इंटरमीडिएट तक पहुंच गए थे। सी इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स है, और उसके बाद फाइनल्स में नाम क्या है अकाउंट्स का? जब मैंने पढ़ा था तो हमारे सब्जेक्ट का नाम था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उस लेवल पे आके आपको अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाएंगे, आपको ये सिखाएंगे कि अकाउंट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम बुक कीपिंग टू रिपोर्टिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जब ऑडिट कर रहा है तो पता है वो बुक कीपिंग कर रहा है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है? वो दोनों में से कुछ नहीं कर रहा। वो उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे अपने कमेंट्स दे रहा है। बात समझ में आई? जूनियर अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस जो जॉब कर रहा है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? मेरा काम बुक कीपिंग नहीं है। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑडिटर हूं, मेरा काम बुक कीपिंग नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगा या नहीं करवाऊंगा कि भाई ये सेल की एंट्री ऐसी होगी, जीएसटी परचेज की एंट्री ऐसी होगी, या आपका कस्टम ड्यूटी की एंट्री ऐसी होगी, या आपके फ्राइट इनवर्ट्स की एंट्री ऐसी होगी। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू गिव माई एक्सपर्ट ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपके खाते देखे, मुझे ऐसा ऐसा समझ में आया, ये सही लगा, ये गलत लगा, ये मेरी रिपोर्ट है। कभी आप ब्लड टेस्ट करवाए हो? तो ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी में होता है, पैथोलॉजी में होता है। पैथोलॉजी में भी एक डॉक्टर होता है जो आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसको चेक करके क्या करता है? रिपोर्ट देता है। दवाई देता है क्या? बोलता है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, इससे सही हो जाएगा, ऐसा है। वो काम दूसरे का है। मेरा काम है रिपोर्ट पेश करना। आपको समझ में आता है तो डॉक्टर को दिखाओ, नहीं दिखाना मैं दिखाऊं। मेरे हिसाब से आपकी रिपोर्ट ये है, आपका हीमोग्लोबिन इतना है, आपकी शुगर इतनी चल रही है, आपका एलडीएल एचडीएल ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसा है। वो बता देगा, लेकिन वो नहीं बताएगा दवाई क्या खानी है क्या नहीं। दैट्स नॉट माय जॉब। हाँ, एज अ गुड कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहते हैं कि उनके क्लाइंट्स की मिस्टेक ना हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, वी कैन एडवाइज यू, बट वी वोंट डू योर वर्क। अगर मैं ही आपके अकाउंट्स बना रहा हूं और मैं ही चेक कर रहा हूं तो वही वाली बात हो गई, एग्जाम भी मैंने ही दिया, कॉपी भी मैंने ही चेक करी। एक तरफ सीए विकास फ्लो देने आपके अकाउंट्स बना लिए, अब एक तरफ सीए विकास फ्लो दिए उसको चेक करा, अच्छा ये सही बने कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं?
इसलिए आईसीएआई ने एक सिस्टम दिया हुआ है, मेकर विल नेवर बी चेकर। बात बिल्कुल सही है। जो मेकर है वो चेकर नहीं होगा, और चेकर है तो मेकर नहीं होगा। दैट्स इट, इट्स क्वाइट क्लियर। आपके 12th के पहले लेक्चर के हिसाब से मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ बता रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको दुनिया दिखाना चाहता हूं। ठीक है, स्काई हैज नो लिमिट इसलिए कहते हैं। मेरे तो अकाउंट्स में 80 में से 80 आ गए, फोड़ दिया, अकाउंट्स का चैंपियन हूं। तो 12th के कोर्स का चैंपियन है, तो अकाउंट्स का चैंपियन नहीं है। तेरे 80 में से 80 है, वेरी गुड। तू अकाउंट्स का चैंपियन नहीं है, तो 12th के कोर्स का चैंपियन है। तो कैसे बोल सकते हैं तेरी 12th में नंबर सही आ गया तो तू अकाउंट्स अच्छी कर गया? बात समझ में आ रही है? डिफरेंस है। और फाइनल में आके हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सर हमें इतनी सारी चीजें सिखाई क्यों जा रही है? जब हमको सीए प्रैक्टिस आके, अगर अभी तो ये 12th है, जनरली ये तो सबको ही करना है, तो सर 11 12 तो सबको करना है, जो सीए करे ना करे, कॉमर्स तो कहीं नहीं लिया। यस, तो सर वो क्या करेगा सीख के? अगर आप कॉमर्स में हो तो क्या आप सीए ही बनोगे? आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एज एन अकाउंटेंट किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, नॉर्मल अकाउंटेंट, नॉट द चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, सीएस भी कर सकते, प्रोफेशनल अदर लाइंस भी हैं, लेकिन क्या होता है ना, इट्स अ टी पॉइंट। 12th क्लास का जो फाइनल टाइम आएगा दैट वुड बी अ टी पॉइंट, लेकिन वहां तक जाने के लिए ऐसे ही जाना है, फिर दिशाएं निकलेंगी अलग अलग। ये वाली नहीं ये वाली दिशा नहीं ठीक है, हमारी दिशाएं निकलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 11 12 को ये स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है। भैया 10th के बाद भी तो दिशाएं निकली आपकी, 2-3 दिशाएं निकली, 4-5, उसमें से आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया, कोई साइंस में गया, फिर आगे चल के मैं तो कह रहा हूं हर कुछ टाइम के बाद एक नया दिशा आती है अपने। जैसे 9th क्लास में एक दिशा आई थी, हिंदी लेनी है कि संस्कृत, छोटा सा ऑप्शन आया था, गिराया था। क्यों संस्कृत नहीं आपके स्कूल में? आपने ली नहीं होगी ना? नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। संस्कृत क्या एक तरीके से एक्सटेंड होती जा रही है, टीचर्स भी उतना अवेलेबल नहीं है, फिर बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। होती तो आप लेते क्या? हाँ वो तो बोलना है, हिंदी भी हाँ बोलने की चीजें हैं, बोलने की चीजें। अच्छा, मेरे क्लास टाइम में मैंने तो हिंदी ली थी भाई, हमें को नहीं समझ में आती सच, मुझे नहीं आती थी, और ये स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन यह संस्कृत एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। हाँ हाँ, 8 तक तो कंपल्शन था ना, इसलिए लेनी पड़ गई। मेरा एक फ्रेंड था, उसने, मुझे तो 8 तक संस्कृत समझ में नहीं आती थी, और मेरा एक फ्रेंड था उसने 9th में संस्कृत ली हिंदी की बजाय। तो मैंने उससे पूछा संस्कृत में क्या आते होंगे? मुझे तो एक ही चीज आती है, पढ़ती पढ़ता पढ़न, और तो मुझे कुछ आता ही नहीं है और मुझे आते नहीं समझ में आया वो मैंने क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये संस्कृत बेसिकली बहुत अच्छी भाषा है, बट हमें आती नहीं है। आती क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अब कहीं यूज नहीं हो रही। ठीक है, बट ये बात सही है कि संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली है। खैर वापस आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे, अपन इधर उधर भटक जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, दुनिया में ज्ञान इतना है कि जहाँ चले जाते हैं चलते ही चले जाते हैं, गहराई बहुत है। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, तो अपने एक फ्रेंड की, तो मैंने उससे पूछा यार आपके एग्जाम में आता क्या क्या है संस्कृत पे? बोले तुम्हारे पे क्या आता है? मैंने कहा हमारे में आता है व्याकरण आती है, हमारे में निबंध आता है, पत्र आता है। बोले हमारे में भी आता है। मैं संस्कृत में? बोले हाँ, मैं संस्कृत में निबंध लिखना पड़ता है। बोले हाँ। मैंने कहा इसमें तो मैं अपनी मन से भी नहीं डाल सकता कुछ मैंने कहा भाई हिंदी ही सही है। मैं तू संस्कृत में निबंध लिख रहा है? बोले हाँ। मैं कहा भाई साहब पैर झूलिए, मेरे आपसे सेंटेंस नहीं बन रहे, निबंध लिख रहा है। भाई हमें अगर कोई निबंध आया हिंदी में, हम अपनी मर्जी कुछ तो दिमाग लगा के लिख देंगे, भाषा तो आती है, या तो मात्रा ही गलत होती चली जाएगी। अब सबके अपना अपना है, वो इसलिए हटाता क्योंकि अपने को आती नहीं थी। फिर चलिए आगे आते हैं। तो हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये सब ताकि आप ऑडिट अच्छे से कर सको। बात समझ में आ रही है? आप एक बात बताओ, आपके 12th के फाइनल के एग्जामिनेशन में क्या ये आएगा क्या, UVW आगे ये आएगा क्या एग्जाम में? नहीं। क्यों सिखाया फिर आपको? वो आएगा तभी तो आज जो पढ़ रहे हो वो आएगा। मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि भाई इंग्लिश का सिलेबस बता दे। मैंने कहा A to Z इसी में ये सब कुछ। बोला ये क्या बात है, मैं इसके बाहर कुछ है क्या सब इसी में ही है, मैं इधर उधर कर देते है कि नहीं? बात सही है, लेकिन
प्रॉपर परम्यूटेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन मेक्स सम मीनिंग। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन। तो हमने डिस्कस करना था कि हम इंडियन पार्टनरशिप में 1932 डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम में 35 नंबर का आएगा और पहला चैप्टर हमारा होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक बातें। तो बेसिक बातें क्या होती है उसको समझते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो बेसिक बातें क्या होती है उसको समझने के लिए बहुत बेसिक बात करते हैं। पहले अपन समझते हैं, अपन अकाउंटिंग चालू करें, अभी पार्टनरशिप की दुनिया समझते हैं। पार्टनरशिप की आवश्यकता क्या है? Why do we need partnership फॉर्म? बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने, पैसा बढ़ाने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए। भाई इनके पास 5 लाख है लेकिन उनको व्यापार 10 लाख से करना है, तो उन्होंने 5 लाख का एक और पार्टनर जो लिया। चलो भाई अपन बिजनेस लाइफ इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल सही पुश मिलेगा, डिसीजन मेकिंग क्वालिटेटिव हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता फास्टर हो जाएगी, लेकिन क्वालिटेटिव हो जाएगी। 2 लोग चर्चा करके डिस्कस करेंगे। अच्छा 2 क्यों, 5 ही हो सकते हैं? अरे 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, कितने भी नहीं हो सकते, कितने भी नहीं हो सकते। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बताते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप की हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं एज आइदर बाय द नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट में बेसिकली ऐसा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मैं छोटा सा रिपीट करता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत पुराना है, लेकिन समय आते आते ऐसे ही एक और बिजनेस लॉ था, कंपनीज एक्ट 1956। आज के दौर में, आज मैं दिन में ही एक क्लाइंट को सजेस्ट करा था कि उसने बोला विकास जी पार्टनरशिप बनवानी है। मैं पार्टनरशिप नहीं कंपनी बनवाऊं। बोले क्या फायदा है? तो मैंने उसको 2-3 फायदे बता दिए। मैं कहा ये फायदा है। सबसे बड़ा फायदा उनको जो आम भाषा आम आदमी को समझ में आता है वो है टैक्स कितना जाएगा। उसको तो यही सबसे पहले समझ में आता है। तो मैंने कहा भाई साहब पार्टनरशिप में 30% जाएगा, कंपनी में 25% जाएगा, 5% की तो रेवड़ी है, पकड़ो। मैं कहा पार्टनरशिप मर जाएगी, कंपनी नहीं मरेगी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्या पार्टनरशिप भी आर्टिफिशियल पर्सन है? कई कोर्ट्स ने जजमेंट दिया है कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप है। ठीक है, वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, बस वो एक टीम है जिसमें 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग एज नोटिफाइड लिमिट में आ सकते हैं। तो आज की तारीख में कंपनीज एक्ट भी है, पार्टनरशिप भी है। लोग कंपनीज एक्ट पे बिजनेस करते रहे थे और कंपनीज एक्ट 2013 आते आते समय अनुसार अमेंड होते होते उन्होंने 2013 में सोचा कि एक नया अमेंडमेंट लाने की, इतने अमेंडमेंट्स हो गए, अब लॉ ही नया बना लेते। तो कंपनीज एक्ट 2013 आया जिसने 1956 वाले लॉ को रिप्लेस किया। ठीक, फिर बोला कि यार पार्टनरशिप, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पार्टनरशिप मर रही है, पार्टनरशिप का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, लोग तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस करेंगे। बोले हाँ करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप इज कंपैरेटिवली इजी टू फॉर्म। कंपनी होगा बोले पार्टनरशिप इज कंपैरेटिवली इजी टू फॉर्म। अगर आपको छोटा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, और आप साथ में आना चाहते हो, तो मैं आपको पार्टनरशिप ही सजेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं है मैं ऑलवेज कंपनी सजेस्ट करूंगा। उसको रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करता था, प्रॉपर्टीज का काम करता था, तो मैंने बोला आप पार्टनरशिप की बजाय कंपनी में चले जाओ। और भी कई फायदे बताऊंगा। तो हुआ क्या, लॉ मेकर्स ने बोला यार अमेंड करने के लिए बार बार पार्लियामेंट बिठानी पड़ती है, बार बार पार्लियामेंट में इतने ज्ञानी लोग होते हैं, इतना बढ़िया डिस्कशन होता है, सब लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने तथ्य रखते हैं, और जो है 3-3, 4-4 दिनों तक डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद लॉजिकल ग्राउंड पे फाइनल एक्सेप्टेंस आई जाती है कि हाँ भैया ये हमें लॉजिकल लगा। कुछ चुनिंदा लोग लोकसभा में चर्चा करते हैं, फिर कुछ ज्ञानी लोग राज्यसभा में चर्चा करते हैं, और देर आफ्टर प्रेसिडेंट से एसेंट बन के लॉ बन जाता है। तो करने में क्या प्रक्रिया लंबी है। तो उन्होंने कहा यार फिर से कहाँ बिठाएंगे इतनी दूर। तो हमने कहा एक मिलता जुलता लॉ है जो व्यापार की ही बात करता है, वो जा रहा है पास होने, उसी में पॉइंट डाल दो। तो उन्होंने जो है लॉ मेकर्स ने कंपनीज एक्ट में ही पॉइंट मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स क्या है। तो उन्होंने लिख दिया द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज 100। लेकिन लॉ में एक और चीज लिखी थी, मैक्सिमम लिमिट 100 और एज बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की तारीख में नोटिफाई कर रखा है 50, इसलिए मैक्सिमम लिमिट हमारी 50 है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लिमिट बढ़ा सकती है, कितनी कर सकती है? 100, उससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि फिर लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज 50। जो क्रक्स है, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे 50 है, लेकिन अपन ऐसे नहीं बोलेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज 100 और
as may be notified by the central government from time to time. As of now, in today's date, central government has notified the maximum limit to be 50 and 50 practically बहुत होते हैं. अब बोले हमें लिमिट बढ़ानी है, अरे क्यों बढ़ानी है? अगर तुम 60-70 लोग 80 लोग व्यापार कर रहे हो साथ में आके, मेक अ कंपनी, दैट वुड बी मच बेटर. क्योंकि कंपनीज में बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब हम कंपनी में आएंगे तो और चर्चा करेंगे. उस क्लाइंट ने पूछा यार कंपनी क्यों बनानी है, क्या फायदा? बोले ये 5% तो समझ में आ गया. मैंने आपको क्या करना है? बोले प्रॉपर्टी खरीद बेच करेंगे. मैं तो खरीदोगे बेचोगे पैसा कमाओगे. बोले यस. तो मैंने कहा एक तो 5% टैक्स बचेगा. बोले यस. मैं कहा दूसरा रीजन ये है, जब हम एमपी में बैठे तो हम जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, जो एमपी में लगभग 12% के समथिंग बैठती है. मतलब अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो 12 लाख रुपए आपको केवल उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी. यस, 12 लाख, 12% से 12 लाख. ठीक है. कोई मकान, दुकान, कोई संपत्ति. ठीक है. अब फिर आपने मान लो 1 करोड़ की खरीदी, 1 करोड़ 12 लाख पड़ गई. इसमें तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 1 करोड़ 12 लाख. जीएसटी तो पड़ नहीं रहे कि आईटीसी, इनपुट आईटीसी, और जो बेचेंगे तो आउटपुट आईटीसी क्रेडिट हो जाएगा. सीजीएसटी और सिस्टम तो है नहीं. और अब आप 1 करोड़ 12 लाख की थोड़े साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो उसको 2 करोड़ में बेचते, तो आप बेच रहे हो, फिर सामने वाला रजिस्ट्रेशन पे करेगा 12% के हिसाब से उस वक्त के 24 लाख. सरकार ने 12 लाख भी कमा लिए, 24 लाख भी कमा लिए. और जब जब वो प्रॉपर्टी बिकती चली जाएगी, सरकार आने दो यही करेगी. तो इसको बचने के लिए कंपनी में एक प्रावधान है. कंपनी में हम एक चीज यूज कर सकते हैं और लीगल है, कुछ गलत नहीं है. आप कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आप वो प्रॉपर्टी जब खरीदो 1 करोड़ वाली, अपने नाम मत खरीदो, कंपनी के नाम खरीदो. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. ओनर मिस्टर ए नहीं है, मिस्टर बी नहीं है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द ओनर. अब 12 लाख जो स्टाम्प ड्यूटी देनी थी वो तो देनी है, वो तो दे भी दी. नथिंग रॉन्ग है, नथिंग डिफरेंट है. लेकिन जब 1 करोड़ 12 लाख वाली प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ में बेचेंगे, तो आप 24 लाख रुपए कंपनी बेचेगी, तो 24 लाख रुपए वो भी, सामने वाला भी, बायर भी रजिस्ट्रेशन पे करेगा, रजिस्ट्री टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पे स्टाम्प पेपर्स लगेंगे, बेसिकली रजिस्ट्रेशन खर्चा आएगा. मतलब कभी भी एसेट बिकेगा तो रजिस्ट्री शुल्क लगेगा. पहले स्टेज पे कंपनी नाम खरीदे, ओके. सेकंड स्टेज पे व्हाट वुड आई सजेस्ट इज डोंट सेल द एसेट. बोले तो पैसा कहां से आएगा? डोंट सेल द एसेट. हम तो धंधा ही है, सेल द कंपनी. यस. और कैसे बेचेंगे? कंपनी के वो शेयर्स, आप 11th में शेयर्स पढ़ के आए हो, बेसिक थ्योरी समझते हो, तो कंपनी के वो शेयर्स जो मिस्टर ए, मिस्टर बी के नाम थे, वो किसी मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के नाम बेच दो वो शेयर्स. वी आर नॉट सेलिंग द कंपनी, वी आर नॉट सेलिंग द एसेट, वी आर सेलिंग द शेयर्स. एसेट पहले भी कंपनी की थी, आज भी कंपनी की है, तो वो 24 लाख तब लगेंगे ना जब ओनर का नाम चेंज होगा. ओनर तो पहले भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, आज भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है. वो अलग बात है कि पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे होल्ड मिस्टर ए और मिस्टर बी का था, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे होल्ड मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड का. ए और बी को क्या मिला? उन्होंने अपनी शेयर्स बेच दिए, उस शेयर्स का पैसा मिल गया. ऐसे तो बार-बार कंपनी बनाते हैं. हां, बार-बार कंपनी बनती रहती है. बन सकती है. तो उसमें अपने 1% की कितनी बनाते हैं? 1000 बनाओ. तो फिर वो उसकी कुछ तो बनाने के लिए तो कॉस्ट लगती होगी. लगती है ना, लेकिन इतनी नहीं लगती जो 24 लाख बन जाती है. तो महीने में 3-4 ऐसी कंपनी बेचता रहेगा तो कर सकता है. मैं तो सारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो संपत्ति लेके बेचना चाहते हैं, संपत्ति कंपनी के नाम खरीदो. उस कंपनी में और कोई काम ही मत करो, यही काम करो. कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास मकान नंबर 1 है, दूसरी कंपनी के पास मकान नंबर 2 है, तीसरी कंपनी के पास मकान नंबर 3 है. आपको कौन सा पसंद आया? मकान नंबर 3, चलो मकान नंबर 3 की कंपनी बेच देते हैं. कंपनी ओनर पहले भी कंपनी थी, आज भी कंपनी है. शेयर्स 50% शेयर्स ए के पास थे, 50% शेयर बी के पास थे. अब कंपनी वही है, एबीसी लिमिटेड है. अब मिस्टर ए ने अपने 50% शेयर एक्स को बेच दिया, मिस्टर बी ने अपने 50% शेयर वाई को बेच दिया. कितने बेचा? वही 1 करोड़ 1 करोड़, पैसा उतना ही लिया.
और 2 करोड़ लगेंगे। अब भैया इसमें सेलर को क्या फायदा, ये तो बायर का फायदा हुआ। तो हम लल्लू लाल तो है नहीं, मतलब हम मतलब ए और बी बोलेंगे देखो भाई साहब एक्स और जेड, तुम्हारा हमारा सौदा हो गया 2 करोड़ में, हम देने को भी तैयार है, तुम लेने को भी तैयार हो। अब तुम अपनी संपत्ति बेचोगे, वो प्रॉपर्टी खरीदोगे, तुम प्रॉपर्टी खरीदोगे तो रजिस्ट्री शुल्क पे करोगे, रजिस्ट्री शुल्क पे करोगे ना। हम लोग को एक ऑप्शन देते हैं जिससे तुम्हारा रजिस्ट्री शुल्क बच जाएगा। बोले क्या, बोले वो बताएंगे लेकिन 15 लाख ज्यादा लेंगे। बोले क्या, बोले ऐसे ऐसे शेयर खरीदो। बोले इससे तुम्हारा क्या फायदा, हमारा क्या फायदा। बोले 24 लाख बचेंगे। बोले तो क्या चाहिए, बोले 15 लाख। बोले इससे क्या हुआ, बोले 9 लाख फिर भी बचे ना। समझ गया बात कर। चलिए 1 मिनट आप, अरे यार सिम चेंज की थी। हाँ क्या हुआ, ऑन करना है वो, आप जनता बैठी है, आप अगर कर लो कोऑर्डिनेट। देखो एक चीज मैं समझा दूं बेटा, गर्मी चल रही है, वायरस पे लोड बहुत पड़ता है, प्लीज 16 मत किया करो, ठीक है। उसको 20 to 23 रखा करो, कंफर्टेबल टेम्परेचर रहता है। 16 करने से वायरस पे हीट बढ़ती है, तुम मजाक में मत लियो इसको। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बिजली बच जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है, तुमने भी नेशनल न्यूज सुनी होगी, ग्वालियर में मतलब अभी सुना होगा, बाला भाई के बाजार में आग लग गई थी उसके घर। वो मेरा बैचमेट है, हम साथ में पढ़े, जैसे ये दोनों बैठे ऐसे पढ़े हम। और केवल इस वजह से आग लगी कि एसी चलाया और वायरस पे लोड आ गया। तो मत करो ये बेवकूफी, 23 से नीचे मत किया करो एसी। और अब ये मत सोचो कि अपने यहाँ तो 1-2 ही एसी चल रहे हैं भाई, ओवरऑल देखो सबके यहाँ वायरस पे बहुत लोड है, सरकारी वायरस पे देखो। और इंडिया में वायरस का क्या मेंटेनेंस होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो और इसको चालू कर दो, 23 कर दो, स्विंग कर दो। वो बिल्कुल एसी उसके नीचे आ रही थी उसके ऊपर, तो उसको ठंड लग रही होगी। 24-23 कंफर्टेबल है। मैं तो रात को भी 23 करके सोता हूँ, सही ठंड लगती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी लगती है। अरे बाबा इतना तो नहीं करता मैं, 23-24 में सोता हूँ। अच्छा नैवेद्य को मतलब 23 से नीचे ऊपर करो तो उसको नींद नहीं आती, तो और वो उसको नींद नहीं आती तो मेरी आती, तो हम नहीं सो सकते। तो हमें कई बार सर्दी लगती है लेकिन हम चालू रखते हैं, भाई तू सोता रहे। तो ये नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बहुत सारी बातें कर ली वैसे अपन ने, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं वापस, पार्टनरशिप की आवश्यकता क्या है। अब थोड़े से ऐसे, मैं ऐसे 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 गया, अब मैं वापस नीचे वाले लेवल पे आ रहा हूँ, ठीक है। ऑन है, ठीक है। तो जरूरत क्या है, जरूरत क्या है पार्टनरशिप की? भाई एक से ज्यादा लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है, रिस्क शेयर हो जाती है, ठीक है, और डिसीजंस क्वालिटेटिव हो जाते हैं, ये कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि सर ये बताइए हमें पार्टनरशिप में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, ठीक है। हमारी 12th वहीं चालू होगी जहां हमारी 11th खत्म हुई थी। मतलब हमने फाइनल चैप्टर क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे। तो ट्रेडिंग पार्टनरशिप हो चाहे प्रोप्राइटर हो, ट्रेडिंग तो वैसे ही बनेगा। माल बेच के जितना कमाया, गुड्स बेच के क्या करते थे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आप कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी वैसा ही बनेगा जैसे बनता था। तो नया क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अब उस प्रॉफिट का क्या करेंगे, बंटवारा, बंटवारा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से तो नेट प्रॉफिट निकल आया ना, अब इस प्रॉफिट का क्या करोगे, बांटोगे आपस में। तो वो बांटने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं, दिस इज बंटवारा अकाउंट। प्रॉफिट को इस अकाउंट में हम एप्रोप्रिएट करते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट किस हिसाब से करेंगे, देखो पार्टनरशिप पे जब हम आते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई साहब आप पार्टनरशिप डीड बना लो। क्या बना लो, अब पार्टनरशिप डीड क्या है साहब, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स अबाउट हाउ वुड दे रन द बिजनेस, कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा,
बिजनेस का नाम क्या होगा। इन शॉर्ट आई वुड से पहले बात नेम क्लॉज मतलब पॉइंट नेम का, कि नेम क्या होगा बिजनेस का। प्लेस क्लॉज कहाँ खोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या काम करेंगे, ठीक है, कैपिटल क्लॉज कितना पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज। तो जो भी पॉइंट डिस्कस करते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज एक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, वो क्लॉज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें चर्चा करेंगे इसके बाद कि भाई साहब अगर डीड नहीं है तो क्या। ऐसे और भी पॉइंट्स आएंगे, ये तो अभी मेन मैंने बता दिए। अगर डीड नहीं है तो क्या। मान लीजिए अनमोल ने और रितिका ने बिजनेस चालू किया और ये डीड बनाना भूल गया, तो धंधा चालू कर लिया, 5 लाख इसने बनाया, 5 लाख इसने बनाया और चालू हो गया। अब रितिका बोल रही है कि सर जब प्रॉफिट बांटा जा रहा है, हमारे बिजनेस में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ साल का, तो अनमोल बोल रहा है ठीक है, 1.5 तेरे 1.5 मेरे। तो रितिका बोलती है नहीं, मैं 2 लाख लूंगी। बोले क्यों 2 लाख क्यों लोगी। बोले देख पैसा तो अपने बराबर लगाया। अनमोल कहता है, बोले पैसा तो अपने बराबर लगाया, लेकिन तू दुकान में बैठता नहीं है, मैं फुल टाइम मैं ही काम संभालती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिला। तूने तो पैसा लगा के चला गया, पार्टनर था तो पार्टनरशिप रोल में आता ना, रोज की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता, उसका भी पॉइंट वैलिड है। लेकिन अनमोल बोलता है ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, और जब जब मैं नहीं आता था तुमने बोला आओ, नहीं तो मैं पैसा ज्यादा लूंगी। अब प्रॉफिट हो गया है तो तुम ऐसे कह रही हो, चलो आज अगर लॉस हो गया होता तो लॉस ज्यादा लेती क्या तुम। तब तुम कहती तुम नहीं आए हो, तुम्हारे चक्कर में ही लॉस हुआ, तो मुझे तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट चाहिए, ना आने का नुकसान तुमको हुए। हर कोई अपने हित की बात करता है, एवरीवन टॉक्स अबाउट हिज ओन फेवर्स। तो ऐसे केस में लड़ाई हो जाएगी तो कहां पहुंचेगी लड़ाई, कोर्ट में यही मुद्दा सामने आता है। जज साहब बोलते हैं अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो। देखा भाई मैं 1.5 लाख लगाया, 1.5 लाख मिले, मतलब आधा पैसा मैंने लगाया आधा मुझे मिले। ये कह रही है नहीं पैसा तो आधा मैं लूंगी, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा काम करने का पैसा, या तो इसने भी काम नहीं किया तो चलो अगले साल मैं नहीं आऊंगी पूरे, फिर देखते हैं 3 लाख प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। ये 3 लाख प्रॉफिट भी इसलिए हुआ है क्योंकि मैं धंधे पे आती थी, नहीं तो कमा लिया। वो उसका पॉइंट भी वैलिड है, गलत नहीं कह रही। जब कोई बैठेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए। ऐसे केस में जज साहब अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं देंगे, वो रेफर करेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आपके पास डीड है नहीं, तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो डीड की मान लेंगे, डीड में फिर कुछ भी लिखा हो। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स शैल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर। सर मेरे को एक्स्ट्रा काम करने का तुम सैलरी तुमको चाहिए थी, एक्स्ट्रा काम करने की डीड में लिखवाती, उसमें लिखवाती, उसको एग्री होता तो मिलती तुमको। एक केस। दूसरा केस, दिशा ने बिजनेस चालू किया मानसी के साथ, नहीं दिशा ने सुयश के साथ किया, मानसी नया खोलेंगे। ठीक है, दिशा ने सुयश के साथ बिजनेस चालू किया, दिशा ने लगाया 5 लाख, सुयश ने लगाया 2 लाख। आपस में तय कर लिया देख मैं पैसा ज्यादा लगा रही हूँ, मैं धंधे पे नहीं बैठूंगी, तू बैठ, तू पैसा नहीं लगा रहा। ठीक। और प्रॉफिट होने की बात आई तो प्रॉफिट इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, दिशा बोलती है देख मैंने भाई 5 लाख रुपए लगाया तो मुझे 5 के रेशियो में पैसा मिलना चाहिए, तूने 2 लगाया तो ये 2 के रेशियो में मिलना चाहिए, मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए 5:2। हाँ 80-20 नहीं 5:2, समझ रहे 5:2। प्रॉफिट के 7 हिस्से करो, 5 हिस्से मेरे 2 हिस्से तेरे। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं बैठता भी तो था, बोले तो हमारा तो तय ही था, तू या तो पैसा लगा या बैठ। मैंने ना बैठने के 3 लाख एक्स्ट्रा दिया। फिर पहुंच गए जज साहब बोलते डीड है, बोले नहीं है, तो बोले इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप 1932 shall prevail, and as per the Indian partnership of 1932 in the absence of partnership deed the profit sharing ratio shall be equal 50-50 1:1। सर मैंने ज्यादा पैसे लगाए, मतलब नहीं, तुमने 5 लाख लगाए हो, उसने 5 रुपए लगाए हो, दोनों पार्टनर हो बराबर बटेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा सर तो इससे तो बेटर है आप पार्टनरशिप डीड बना लेते। हाँ बना लेते ना, बोला तो था, अरे हमें लगाया साथ में पढ़े। लेकिन फिर नया बिजनेस, मानसी ने सारी क्लासेस अटेंड करी थी, जो मानसी ने नहीं अटेंड करी थी वो दूसरी मानसी ने कवर करा दी। ठीक है, तो मानसी ने कंपनी खोली, फर्म खोली, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म खोली।
और उसमें उन्होंने बकायदा डीड बनाई कि भैया इतना इतना होगा, तुम इतना पैसा तुम्हारा, इतना पैसा हमारा। लेकिन एक मजेदार चीज हमने एक और क्लास में पढ़ाई थी उस दिन, इनमें से एक मानसी गायब थी। उसमें ये था, दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाया, दोनों ने बोला हाँ ये डीड बनाई, इक्वल पार्टनर शेयर होंगे। अब हुआ क्या, एक मानसी ने बिजनेस का पैसा एक ऐसी जगह लगा दिया जहां उसको नहीं लगाना चाहिए था, दूसरे से पूछे बगैर। कहाँ लगा दी? आईपीएल में लगा दिया। कि मान लो मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल जीतेगी और आईपीएल में मुंबई इंडियंस हार गई। इनने 5 लाख रुपए लगा दिए थे कंपनी के, फर्म के। अब कंपनी अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस वालों नहीं जीती, तो इनके 5 लाख गए। अब जिस मानसी की वजह से डूबे, उन्होंने बोला भाई 8 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख लॉस है, 3 लाख बांटा बंद। तो दूसरी मानसी बोलती है हमसे पूछा था तुमने लगाने से पहले? बोले नहीं। बोले हमें तो पता भी नहीं पड़ा, आज पता पड़ा जब डूबे, और जीत जाते तो बताते भी नहीं, वही 5 लाख वापस जाके रख देते। तो ये पहुंच गई कोर्ट। ये क्या किया इन्होंने, देखो मुझे तो 8 लाख के हिसाब से बंटवारा चाहिए, क्योंकि ये तुम सट्टे में 5 लाख रुपए नहीं कमाते तो बिजनेस का प्रॉफिट 8 लाख होता और मेरे को 4 मिलते। तुम्हारे इस 5 लाख की लॉस की वजह से फर्म का प्रॉफिट 3 लाख होता। तो ये 3 लाख तो पूरे में रखूंगी, 1 लाख तुम और दो, मुझे तो 4 चाहिए। मैं पूरा नहीं मांग रही, मुझे तो 4 चाहिए मेरे हिस्से का। तो फिर से पहुंच गया कोर्ट। जज साहब बोले इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, करेक्ट, पार्टनरशिप डीड है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये चर्चा नहीं हुई थी कि ऐसा कुछ होगा तो क्या। तो इन द एब्सेंस और नॉन डिस्कशन ऑफ सच पॉइंट इन पार्टनरशिप डीड, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल प्रिवेल। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे ये कहता है कि किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की रजामंदी के बगैर कहीं पैसा ऐसी एक्टिविटी पे लगाया जो कि नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और वहां पे होने वाले लॉस का जो वजन है वो वही पार्टनर बेयर करेगा जिसने ये गलती करी है। अब इसने सोचा तो हर जगह बराबर हो जाता है, यहाँ भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बराबर नहीं होगा, गलती आपकी है। ठीक है, तो आप पूरा 5 लाख बेयर करेंगे। सर मेरे पास तो है नहीं, आपकी कैपिटल से काट लिया जाएगा। सर मेरी तो कैपिटल वैसे ही माइनस चल रही है और बढ़ जाएगी, करेंट अकाउंट में चला जाएगा, समझ गए, कैपिटल डेबिट में आ जाएगी। जब तक वो प्रॉफिट क्रेडिट ना हो जाए, लेवल अप नहीं हो जाए, वो बराबर ही रहेगा। फिर इसके बाद और अगर प्रॉफिट होता तो सर सब लोग बांट लेते। सर हमें भी मिलता, हाँ तुम्हें भी मिलता, उसको भी मिलता, क्योंकि नुकसान हुआ तो तुम्हारा, तुमने बिना पूछे, क्योंकि और फायदा हुआ तो सबका। कौन अलाउ करेगा सट्टे में पैसा लगाना? मैंने सोचा एक ही बार में मैं लखपति बन जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।